हेलो स्टूडेंट्स। बेटा, पिछली क्लास में मैंने आपको किसी वेक्टर को उसके जो कंपोनेंट है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब किसी सदिश को उसके लंबवत घटकों में तोड़ना सिखाया आपको। ठीक है ना। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, कुछ बच्चों ने मुझे आंसर भेजे, उनके आंसर सही थे जिन्होंने भेजे। एक बार आप देख लेना। मैंने एक क्वेश्चन शायद इस तरह का दिया था कि ये कोई वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड ये 5 है, और ये वाला एंगल आपका 37 डिग्री है। तो मैंने कहा था कि इसका एक्स कंपोनेंट मतलब एक्स घटक, और एक इसका आपको वाई कंपोनेंट। ठीक है बच्चों, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ये दोनों बताने कि इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा और वाई कंपोनेंट क्या, मतलब एक्स घटक और वाई घटक क्या होंगे। तो बच्चों अब कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो मैंने आपको बताया कि जिस पॉइंट जिसके हमें वेक्टर कंपोनेंट करने हैं उस पॉइंट से होते हुए एक तो आप एक्स एक्सिस बनाओ और एक आप वाई एक्सिस बनाओ। ठीक है, मैंने एक एक्स एक्सिस बना ली और एक वाई एक्सिस बना ली बच्चों। अब देखो, जिसके साथ एंगल बनता उधर कौन सा कंपोनेंट है, कॉस। जैसे ये वेक्टर 5 है, ये 5 वाली लाइन इस एक्सिस के साथ क्या बनाती है, एंगल। तो इधर इसका कौन सा कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट, जिसके साथ एंगल उधर कॉस। तो ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये कितना होगा बच्चों, इसका 5 कॉस 37 डिग्री। और जिधर एंगल नहीं बनता, जैसे ये आप ये वाली लाइन है, इधर एंगल नहीं बन रहा, चाहे ये कहो चाहे ये कहो, एक ही बात है आपकी। ठीक है, ये क्या होगा आपका 5, जिधर एंगल नहीं उधर साइन का साइन 37। तो हम कह सकते हैं इसका एक्स कंपोनेंट कितना है, 5 कॉस 37। कॉस 37 बच्चों कितना होता है, कॉस में जितना छोटा एंगल बड़ी वैल्यू होती है 4/5। तो इसका एक्स कंपोनेंट आपका 4 आ गया। और इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, 5 साइन 37। साइन में छोटा एंगल छोटी वैल्यू आती है, 3/5 कितना हो गया आपका 5। तो इस तरीके से आप एक, तो इसका एक्स घटक कितना 4 और वाई घटक कितना बच्चों 5। बच्चों एक सेकंड क्वेश्चन मैंने और भी दिया था आपको। जैसे ये आपका क्वेश्चन है, तो और यहाँ पे मैंने ये वाला एंगल दिया था 37 डिग्री। अब मैंने कहा था कि इसका ये मान लेंथ मैंने शायद मैग्नीट्यूड 10 दिया था। अब इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, तो आपको पता है कि जिस पॉइंट पर, ठीक है, टेल वाले पॉइंट से होते हुए, वेक्टर के टेल वाले पॉइंट से होते हुए एक क्या करो, एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस आप बनाओ। तो इस वेक्टर लाइन का इसके अलोंग या इसके अनुदिश जो घटक होगा वो ये वाला होगा, और इस वेक्टर लाइन इस 10 वाले का इसके अलोंग जो कंपोनेंट होगा बच्चों, जो घटक होगा वो आपका ये वाला होगा। तो इसका जिसके साथ एंगल बनता है बच्चों उधर कौन सा कंपोनेंट है, कॉस। तो इधर कौन सा आ गया 10 कॉस 37 डिग्री। और जिधर एंगल नहीं होता उधर कौन सा होता है बच्चों, साइन। तो इधर हो गया 10 साइन 37 डिग्री। क्लियर। तो अगर मैं इसमें मेरे से कहा जाए कि इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, तो बस ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों, ऐसा होता है इधर कॉस इधर साइन, ये ध्यान रखनी है। जिसके साथ एंगल उधर कॉस। तो देखो यहाँ पे एंगल मैंने इसके साथ दिखाया, तो इधर कॉस होगा और जिधर एंगल नहीं उधर साइन होगा। ठीक है, तो एक्स कंपोनेंट कितना हो गया, एक्स घटक कितना हो गया 10 साइन 37। साइन 37 छोटा एंगल छोटी वैल्यू, तो ये आपका 6 आ जाएगा सोल्व करने पर। और आपका वाई कंपोनेंट कितना होगा, जो 10 कॉस 37, कॉस 37 आपके छोटा एंगल बड़ी वैल्यू, तो ये आपका 8 है। तो इस तरीके से बच्चों आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए मैं कुछ क्वेश्चन और लेता हूँ कुछ। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन चलो इस तरह का लेता हूँ, मान लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप बार बार इस तरीके से करोगे। ठीक है, और ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप फिजिक्स में बार बार इस तरह की चीज़ें पढ़ोगे कि ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है बच्चों। इंक्लाइंड प्लेन को हिंदी में बोलते हैं नत तल। ठीक है, और इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान या मास, ठीक है, द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास। जिसका मास कितना बच्चों m है। और ये जो आपका इंक्लाइंड प्लेन है, नत तल है, ये आपकी जो धरातल वाली लाइन है ग्राउंड वाली, इस हॉरिजेंटल लाइन के साथ, इस धरातल रेखा के साथ क्या बेटा, किसी थीटा एंगल पर है। तो आपको पता है कि ये चीज़ आप सब जानते हो। अब धरती माता जो होती है वो सभी को अपनी ओर खींचती है। तो धरती माता द्वारा जो लगने वाला फोर्स होता है, फोर्स, माता द्वारा जो लगने वाला बल है, फोर्स, वो हमेशा क्या होता है, जो ये हॉरिजेंटल लाइन है ना, जो आपकी हॉरिजेंटल बोलते हैं क्षैतिज रेखा,
हिंदी में, जो आपकी हॉरिजेंटल लाइन है, इस हॉरिजेंटल लाइन के हमेशा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है, चाहे ब्लॉक कैसी भी पोजीशन में रखा हूं। धरती माता का जो ग्रेविटेशन फोर्स है, उस ग्रेविटेशन फोर्स को बोलते हैं इसका वेट, भार। ठीक है, जो इसका वेट या भार क्या होता है बच्चों, mg। ठीक है, वो हमेशा इस हॉरिजेंटल लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ये। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस mg के अब आपको कंपोनेंट करने हैं, एक तो इस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल और एक इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आपसे क्या कहा गया है कि mg के कंपोनेंट कीजिए, मतलब mg के घटक बताइए इस इंक्लाइंड प्लेन के समांतर, मतलब नत्तल के अनुदिश और इस नत्तल के लंबवत। ठीक है, इस नत्तल के आपके मतलब इस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल और इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर आपको क्या करने बच्चों, mg के कंपोनेंट करने हैं। सभी बच्चे पहले कोशिश करें, इसे देखने से पहले आप जोर लगाए कि हम पर होते या नहीं होते। ठीक है, आपने अपना जोर लगा लिया वो करने का, अब देखो इसे कैसे करेंगे बच्चों। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, देखो जिस पॉइंट पर mg की लाइन खींचो, mg की लाइन इस तरह से आएगी, है ना, ये mg की लाइन हो गई। ठीक है, तो बच्चों जिसके अलोंग कंपोनेंट करने वो एक्सिस खींचो। आपको कंपोनेंट किसके अलोंग पूछे, एक्सिस के, इसके अलोंग, तो इसके अलोंग आपने एक एक्सिस बना ली। ठीक है, और इसके अलोंग, और ठीक है, एक तो इसके अलोंग और एक इसके परपेंडिकुलर, मतलब इस लाइन के अलोंग और इस लाइन के परपेंडिकुलर। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर आपने एक ये लाइन बना ली। ठीक है, अब बस खेल है ये एंगल का। तो बच्चों एक चीज देखो आप ध्यान से, ये लाइन जस्ट ऐसी, ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, ये आपकी ग्राउंड वाली लाइन है, ये एंगल कितना बच्चों आपका थीटा। बस अब थीटा का ही रोल है इसमें। ये आपकी mg वाली लाइन है ना, ये वाली जो है mg वाली लाइन, क्लियर। तो ये आपका थीटा, बच्चों ये एंगल कितना होगा, अगर मैं इसे आगे बढ़ा तो ये 90, तो ये बच्चों ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। आप ये बोलोगे नहीं बोलोगे, आप कहेंगे सर ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा है, ये एंगल आपका 90 डिग्री है, और ये थीटा ये 90 डिग्री। तो बच्चों ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा आपका 90 माइनस थीटा। और जब आपका ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है बच्चों, तो सोचो ये वाला एंगल कितना होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना बच्चा, ये पूरा एंगल 90 का है, ये 90 माइनस थीटा का है। तो बच्चों ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल आपका थीटा होगा। बोलो होगा या नहीं होगा। तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा एंगल 90 है, तो ये आपको कितना हो गया, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया थीटा। बस अब आपको क्या निकालना है, जिस लाइन के अलोंग आपको कंपोनेंट निकालने हैं, उस लाइन के अलोंग कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस, और जिसके साथ एंगल है उधर कौन सा कंपोनेंट होता है बच्चों, साइन। तो देखो इस mg का इस लाइन के अनुदिश घटक मतलब कंपोनेंट कितना होगा, देखो इस mg वाली लाइन का इसके साथ एंगल बन दिख रहा है ना आपको, कितना एंगल बच्चों, कॉस। तो इसका इसके अलोंग ये कंपोनेंट आएगा, ये वाली लाइन आएगी। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, इसके अलोंग कितना कंपोनेंट आ गया बच्चों इसका, जिससे एंगल बनता है mg cos थीटा। ठीक है, और जिसके साथ और इस mg का एक कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग ये वाला होगा ना, इधर अगर मैं यहां से पॉइंट इसके जस्ट एक पॉइंट मिलाऊं तो इस तरीके से ना, ये वाला हो गया, और जिसके साथ एंगल उधर कौन सा था, साइन। तो ये कितना आ गया, mg साइन थीटा। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, आप बार बार ये चीजें आप फिजिक्स में बार बार जगह जगह क्वेश्चन हम करोगे, तो ये आपको पता होना चाहिए, जिसके साथ एंगल उधर कॉस इधर। तो आप यहां से ऐसे कह सकते हो कि अगर कोई ये इंक्लाइंड प्लेन है, नततल है, और इस नततल का ग्राउंड के साथ जो एंगल है ये थीटा है, इस पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, तो अब आगे से आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर इसका मास m है, तो इस मास m का इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट होता है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर होता है mg cos। आगे सब ये रट लेना कि अगर कोई ब्लॉक m मास का कोई ब्लॉक रखा हुआ है, तो इसका इस लाइन के परपेंडिकुलर कितना कंपोनेंट होता है, mg cos थीटा, और इधर क्या होता है mg sin थीटा। जब भी आप mg, तो आपको mg बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आप रट लेना बच्चों कि जगह जगह काम आएगा। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से है, ये आपकी mg की लाइन है। इस mg की जो mg लाइन होती है, mg लाइन चाहे बॉडी किसी भी पोजीशन में हो, mg की लाइन हमेशा हॉरिजेंटल लाइन के परपेंडिकुलर होती है बच्चों, ये ध्यान रखना। ठीक है ना।
तो चाहे ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन में हो हमेशा एमजी की लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी। तो इसका इसके अलोंग कंपोनेंट कितना, नत्तल जो आपका इंक्लाइंड प्लेन के अनुदिश कितना होता है इसका कंपोनेंट, इस लाइन के अनुदिश, नत्तल के अनुदिश इंक्लाइंड प्लेन के mg sin थीटा और इसके परपेंडिकुलर mg cos थीटा। तो जैसे मैंने आप लिख दिया, तो ये आपको हमेशा रटा होना चाहिए। क्लियर? शायद मेरे साथ क्लियर हो गया होगा बच्चों। चलो अब बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन आपको मैं घर के लिए देता हूं, ये आप मुझे करके दिखाना। मैं कराऊं, एक ब्लॉक है जिसका मास 5 kg है, 5 kg का एक ब्लॉक है जिसका मास 5 kg है। ये एंगल आपका 37। बच्चों ध्यान रखना 37 के मान आप बताना चाहिए। स्कूलिंग में कोई डिस्कशन नहीं होता 37, 40, 53 एंगल के, बट ये जितने भी आप कंपटीशन क्वेश्चन है कहीं पर भी ज्यादातर 37 और 53 एंगल दिए जाते हैं। तो आपको 37 की वैल्यू पता होनी चाहिए, साइन कॉस में कितनी है, ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई हुई है आपको, ठीक है, ये पता होना चाहिए। ये आपका एंगल 37 डिग्री है। अब देखो जो mg हम वेट क्या होता है, भार, धरती कितना बल लगाती है किसी ऑब्जेक्ट पर, धरती द्वारा किसी पिंड पे लगने वाले बल को ही क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं। जैसे वेट, जैसे हम वेट भार या वेट कहते हैं ना, वेट। तो वेट हमेशा क्या होता है बच्चों, वेट तो m तो केवल मास है, m केवल मास है, m का मतलब केवल मास होता है और mg का मतलब वेट होता है। बेटा मास और वेट दोनों में अलग अलग है, ठीक है। मास ये है और mg ये जो मास है। अगर आपसे कहे चंद्रमा पे किसी बॉडी को ले जाते हैं और अर्थ पे रखो, तो चंद्रमा पे और अर्थ पे क्या चीज सेम रहेगी बच्चों, मास सेम रहेगा, द्रव्यमान सेम रहेगा, बट क्या चीज अलग अलग होगी, वेट अलग होगा। चंद्रमा पर भार अलग होगा और अर्थ पर भार अलग होगा, क्योंकि वहां पर वेट अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि वेट का फॉर्मूला mg होता है। तो g की वैल्यू अर्थ पे अलग होती है, मून पर अलग होती है, तो इसलिए आपको g की वैल्यू जो अर्थ पर होती है, ठीक है, g ऑफ अर्थ, बेटा अर्थ पे जी की वैल्यू जो होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको हम ना अप्रोक्सीमेट आप 9.8 मत लेना, अगर क्वेश्चन में दिया हो तो ही 9.8 लेनी है। अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बच्चों इसे हम कितना लेंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। तो जब भी आप जैसे mg लगाओ तो mg में g की वैल्यू कितने रखोगे आप, 10। अगर आपको वैल्यू नहीं दी तो हमेशा 10 मानना। क्लियर? ये जी है। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन करना है, इसका मुझे इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग, इस नत्तल के अनुदिश और इस नत्तल के लंबवत घटक करने हैं, ठीक है। इस नत्तल के अनुदिश मतलब अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। इस नत्तल के अनुदिश और इस नत्तल के लंबवत, इसके कंपोनेंट क्या होंगे ये आपको मुझे बताने हैं, आप मुझे भेजना, ठीक है। चलो बच्चों आगे हम पढ़ते हैं, इससे आगे हम करते हैं। देखो ये तो बेटा आपके अभी तक मैंने आपको जो सिखाया वो सिखाया कि किसी वेक्टर को दो डायरेक्शन में कैसे ब्रेक करते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर अब हमारे पास तीन डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो अभी तो हमने सीखा कि किसी वेक्टर का के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग, मतलब ठीक है कंपोनेंट। अब जेड एक्सिस भी होती है। तो मान लीजिए आपसे जैसे एक मैं डायग्राम यहां पे ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैं एक घनाभ टाइप का, ये क्यूबॉइड बोलते हैं इंग्लिश में ना, एक क्यूबॉइड टाइप का कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये क्यूबॉइड टाइप का एक ऑब्जेक्ट है। अब देखो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो पोर्शन है ये जस्ट पीछे, ये पीछे की ओर है, ये इसका सेंटर हो गया, और ये जस्ट कॉर्नर वाला पोर्शन है। कॉर्नर मतलब आप जैसे कमरे देख रहे हो ना, थोड़ा फील करना बच्चों, ये वाला जो पोर्शन ये जस्ट इधर वाला और ये वाली जो दीवार जस्ट इधर वाली, तो ये कहलाएगा इसका डायगोनल। तो मैं कह रहा हूं ये ओरिजिन है, यहां से इस पॉइंट के जो इस पॉइंट मतलब इसकी जो इस पॉइंट को यहां से यहां तक जो मैंने रिप्रेजेंट किया वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किया, तो ये वेक्टर ए हो गया। तो अब इस वेक्टर, अब जो ये वेक्टर ए है ये तीनों डायरेक्शन मूव कर रहा है बच्चों। इमेजिनेशन करना जैसे आप किसी एक कमरे का सबसे नीचे वाला सिरा और उसी कमरे के सबसे ऊपर वाला जो कोना है उसके सामने जस्ट, मतलब एक ये तो हो गया जस्ट पीछे वाले का नीचे वाला, और ये हो गया जस्ट उसके सामने वाले कोना, ठीक है। इसे डायगोनल बोलते हैं, इसका विकर्ण बोलते हैं, घनाभ का विकर्ण, ठीक है।
तो अब ये देखो ये तीनों डायरेक्शन मूव कर रहा है, आपको थोड़ा फील भी हो रहा होगा। ये एक्स एक्सिस, ये मान लीजिए आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये आपकी बच्चों मान लीजिए वाई एक्सिस है, और ये मान लीजिए आपकी जेड एक्सिस है। तो देखो ये एक्स में भी चल रहा है, ये वाई में भी चल रहा है, और साथ साथ में देखो बच्चों ये ऊपर भी जा रहा है। देखो ये आपकी हो गई कौन सी एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। ये जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है बच्चों, ठीक है ना। इसकी मतलब इधर भी है, क्योंकि ये वाला जो समझो कि ये वाला हिस्सा इधर है, ये वाला हिस्सा इधर है, तो ये इस कोने से इधर की ओर आ रहा है। तो जब ये कोने से इधर की ओर आ रहा है, तो इधर की ओर मतलब इस वाले, ठीक है। ये वाली जो दीवार है, ये वाली जो दीवार है, ये जस्ट ये पीछे वाली है, ये इसके आगे वाली है, तो ये इसकी दीवार ये वाली हो गई ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ रहा है बच्चों। तो ये मतलब ये एक्स में भी है, वाई में भी है, और जेड में भी है। तो अब मेरे से तो इसके कितने कंपोनेंट होंगे बच्चों, ये इसके 3 कंपोनेंट होंगे। कितने होंगे, 3। तो मैं कह रहा हूँ इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो ये वाली लाइन है, ये हो गई आपकी ए एक्स, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है ये वाली लाइन कितनी हो गई आपकी, ये ए वाई है, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट कितना है, ए जेड है, ठीक है। तो यहां पर जो वेक्टर ए होगा आपका, यहां पर वेक्टर ए किसका होगा, वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई प्लस वेक्टर ए जेड होगा बच्चों, ठीक है ना। थोड़ी सी इसकी फीलिंग अगर क्लास में होते तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं दिला देता, बट यहां पर चलो फिर भी कोशिश करूंगा मैं जितना हो सके मेरे से, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, ए एक्स है, ये कौन सी डायरेक्शन में कंपोनेंट है इसका, एक्स डायरेक्शन में। तो वेक्टर ए को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई, ये वाई डायरेक्शन में जे कैप, ये वाई डायरेक्शन इसकी जे कैप, और ये जेड डायरेक्शन ए जेड के कैप। तो मैंने क्या किया, किसी वेक्टर को एक्स वाई और जेड के कंपोनेंट की फॉर्म मैंने यहां पे लिख दिया है, ठीक है। अब देखो ये चीज मैं प्रूव भी कर देता हूं कि जो मैंने कहा कि यहां पर वेक्टर ए इक्वल टू क्या होगा, यहां पर वेक्टर ए के यहां पर 3 परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे, ठीक है, क्योंकि 3 डायमेंशनल है। ये ए एक्स ए वाई और ए जेड, ये एक्चुअल में तीनों से मिलकर बना ए एक्स ए वाई और ए जेड। तो थोड़ा सा फील करते अगर हो जाता है तो ये अच्छी फीलिंग तो क्लास के साथ ही आती इसकी। देखो ये ए एक्स है, और ये लाइन ए वाई, तो ये ए वाई, तो ये भी क्या होगी बच्चों, ए वाई होगी नहीं होगी। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि देखो ये पीछे वाली दीवार है, ये पीछे वाली दीवार की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे पीछे वाली दीवार से यहाँ बना रहा हूँ, ये सबसे लास्ट वाली दीवार है। जैसे मैं नाम दे रहा हूं, यहाँ पर नाम दे लेता हूं इसको ओ पी क्यू आर, सबसे पीछे वाली दीवार की बात कर रहा हूं बच्चों मैं, ओ पी क्यू आर। तो ये पीछे वाली दीवार बना दी बच्चों मैंने, ये सबसे पीछे वाली दीवार है जो आपको थोड़ी सी फील हो रही है। चलो इधर बना देता हूं, ठीक है। ये आपकी सबसे पीछे वाली दीवार है। थोड़ा सा प्रूव करने के लिए कि हाँ जो मैंने कहा कि वेक्टर ए इक्वल टू क्या होगा, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप होगा। ये सबसे आपकी पीछे वाली दीवार बच्चों, ये ओ है, ये पी है, ये क्यू है, और ये आर है। देखो ये लाइन आपकी क्या थी, ये आपका ए एक्स था बच्चों, या वो क्या, ये आपका ए वाई है। तो अगर यहाँ पर हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर लगाए, त्रिभुज के सदिश योग का नियम लगाए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, तो बच्चों ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर क्या कहता है कि ये प्लस ये इक्वल टू क्या होगा, ये इन दोनों की सेंस क्या एक जैसी होनी चाहिए, और इसकी सेंस क्या होनी चाहिए, अपोजिट। मतलब ये दोनों ऐसे घूम रहे हैं, तो इन दोनों का जो परिणामी सदिश रिजल्टेंट वेक्टर वो कैसा होगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो यहां पर बच्चों मैं कह सकता हूं वेक्टर ओ क्यू, वेक्टर ओ क्यू किसके इक्वल है, ये वाली लाइन क्या है, वेक्टर ए एक्स प्लस ये वाली लाइन क्या बच्चों, वेक्टर पी क्यू, मतलब वेक्टर ए वाई। तो ओ क्यू इक्वल हो गया वेक्टर ए एक्स प्लस ए वाई। क्लियर बच्चों। तो यहां से आपको दिख रहा है कि जो वेक्टर ओ क्यू मतलब ओ से क्यू ये वाली हो गई, क्लियर, ओ से क्यू आपकी ये वाली हो गई। अब बच्चों देखो ध्यान से, ये क्या आपका, ये वाली जो लाइन है ये कौन सी, ये आपकी ए जेड, भाई ये कौन सी आपकी ए जेड है ना। तो अगर मैं, ठीक है, तो ये वाली जो लाइन देखो ओ से क्यू, ये ओ पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है बच्चों, सॉरी ये ओ पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है। तो ठीक है, ये आपका ओ पॉइंट हो गया, ये आपका क्यू पॉइंट हो गया। अब देखो ये वाली जो दीवार है, अगर मैं इसकी बात करूं यहां से, तो ये आपका ए एक्स, ठीक है। तो अगर मैं मैंने ये ओ क्यू निकाल लिया, ओ क्यू,
अगर मैं इसकी बात को बच्चों देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ से ये ऐसे बनाता हूँ, ये लाइन ऐसे ना आपका डायगोनल, सोचो मुझे थोड़ा फील हो रहा होगा आपको, ठीक है। ये लाइन क्या कहलाएगी, देखो ये यहाँ से यहाँ, ये क्या ए जेड, तो अगर ये वाली साइड ये यहाँ से यहाँ ए जेड है, तो यहाँ से यहाँ ये भी क्या होगा बच्चों, ए जेड बोलोगे नहीं, क्योंकि ये भी जेड डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी यहाँ से पीछे वाले से जेड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये भी क्या होगा, ए जेड होगा आपका। तो ये मैं थोड़ा फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपका ए जेड है बच्चों, है ये आपका ए जेड, वैक्टर ए जेड। क्लियर। अब एक चीज सोचो जी, देखो ये ए एक्स, ये ए वाई, इन दोनों का रिजल्टेंट पीछे से है ना, पीछे से अगर आप देखोगे तो ये पीछे वाली लाइन है, जस्ट पीछे इसके, ये पीछे वाली लाइन हो गई ये वाली, ठीक है। ये आपका ये कॉर्नर वाला पॉइंट, इसे मैं नाम दे रहा हूं ओ पी क्यू आर एस टी, ये टी हो गया, ठीक है, ये टी वाला पॉइंट है, ये आपका टी वाला पॉइंट है बच्चों, है। तो देखो आपको थोड़ा फील करा रहा हूं मैं यहाँ पर, ये तो हो गया वेक्टर ओ क्यू, थोड़ा ये वाला लाइन क्या हो गई, वेक्टर ओ क्यू है, ठीक है, ओ क्यू। ये आपकी वेक्टर ए जेड, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा ना, वेक्टर क्यू टी, सॉरी ओ टी, ये ओ है तो वेक्टर ओ टी। तो यहां से अगर मैं ट्रायंगल लॉ वेक्टर लगाऊं तो क्या होगा, यहाँ पे फील करना थोड़ा सा आप, है ना, यहाँ पे अच्छी तरह और फील होगा। अगर मैं यहाँ से ऐसे बनाऊं, ये ऐसे आपका क्यूब बना रहा हूं बच्चों में, है ये क्यूब बना रहा हूं मैं, ठीक बच्चों। अब देखो ध्यान से देखो, तो यही तो आपका वेक्टर ए है, ये जस्ट, और ये लाइन तो आपकी वेक्टर ए है, बोलो है या नहीं है, ये वेक्टर ए वाली लाइन है। और ये क्या आपकी यहाँ से यहाँ एस चलते हैं, देखो यहाँ से यहाँ ये ए जेड है, तो यहाँ से ए जेड, तो ये भी क्या होगी, ए जेड ही हो गई ना, तो ये आपका वेक्टर ए जेड है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान, और ये पॉइंट आपका मान लीजिए टी है, ओ पी क्यू आर एस और ये टी। तो अगर मैं यहाँ से कहूँ तो देखो यहाँ मैं, अब मैं ये वाला ट्रायंगल सेलेक्ट कर रहा हूँ इसमें, ये वाला ट्रायंगल, ये ये बोलो है या नहीं है, ये। तो देखो यहां से हम क्या, अगर मैं इसके लिए ट्रायंगल वेक्टर लगाऊं, देखो ये और ये दोनों की सेंस एक ही है, कैसे घूम रहा क्लॉकवाइज, और ये कैसे जा रहा है इसके अपोजिट, कैसे बच्चों, ये कैसे, ये ऐसे है, तो ये इसके अपोजिट है, कैसे एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसे क्लॉकवाइज, और ये कैसे बच्चों इसका एंटी क्लॉकवाइज, बोलो है नहीं, विपरीत दिशा में ये ऐसे घूम रहा है और ये ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा फील हो रहा होगा आपको। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं यहाँ पे देखो ये ओ क्यू, ये आपका क्यू टी, और ये आपका ओ टी, वैक्टर ओ टी आपका वैक्टर ए है, देखो यहाँ ध्यान से, ये वैक्टर ओ टी है आपका, ये वैक्टर ओ टी, ये आपका वैक्टर ए है। क्लियर। तो ये ओ क्यू, ये आपको फील हो गया होगा, पहले मैंने ओ क्यू कैसे निकाला, ये जस्ट इधर निकाला, ये भी आपको फील हो गया होगा, थोड़ा सा मैंने फील कराने की कोशिश करी है, क्लास में होते तो और अच्छा क्लियर होता, बट थोड़ा सा जब भी हो जाएगा आप देखोगे तो वेक्टर ओ क्यू। अगर मैं यहाँ पर ट्रायंगल लॉ वेक्टर लगा, तो ट्रायंगल लॉ वेक्टर कहता है दिस, ये प्लस ये इक्वल टू क्या होगा, ये अपोजिट सेंस में, तो वेक्टर ओ क्यू प्लस वेक्टर क्यू टी, वेक्टर ओ क्यू प्लस वेक्टर क्यू टी इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ओ टी। बच्चों बोलो होगा नहीं होगा। अब देखो ओ क्यू क्या है, ये मैंने पहले निकाला हुआ, ओ क्यू क्या है, ओ क्यू है वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई, बोलो है या नहीं। देखो वेक्टर ओ टी क्या, वेक्टर सॉरी वेक्टर ये क्यू टी है ना, वेक्टर क्यू टी कितना बच्चों, देखो क्यू टी ए जेड, क्यू टी कितना आपका ए जेड है, बोलो है या नहीं, ये आपका कितना ए जेड, वेक्टर ए जेड है क्यू टी, तो आप क्यू टी जगह लगोगे वेक्टर ए जेड। और वेक्टर ओ टी क्या बच्चों आपका, वेक्टर ओ टी क्या आपका वेक्टर ए। तो यहां से आपको ये प्रूफ भी हो गया कि जो मैंने कहा कि यहाँ पर वेक्टर ए कितने कंपोनेंट से मिलकर बना, 3 से, वेक्टर एक ए एक्स से मिलकर बना, ए वाई और ए जेड, तो जिनसे मिलकर बना ये क्या कहलाएंगे, इसके 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक दूसरे के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये हो गया। तो बच्चों यहां से आपका आया वेक्टर ए इक्वल टू क्या है आपका, यहां से वेक्टर ए इक्वल टू आया वेक्टर ए एक्स, आपने कह दिया, ये मैंने प्रूफ भी कर दिया, प्लस ए वाई, वेक्टर ए वाई प्लस वेक्टर ए जेड। तो यहां से वेक्टर ए कितना आया आपका, ए एक्स कितना है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो यहां से वेक्टर ए कितना है, ठीक है, ये आपका आ गया। यहां तक की चीज देखो बच्चों आप, ठीक है, नोट करो। अब इससे अब आगे हम करेंगे, हाँ बेटा अब आगे देखते हैं हम लोग, है ना।
जैसे मान लीजिए आपको, अब जैसे यहाँ पर हमने देखा, अगर कोई वेक्टर मान लीजिए आपको अब इस तरह दिया हुआ है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और आपसे कहा जाए कि इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मतलब मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण बताओ। तो बच्चों मैंने आपको इससे पहले जब मैंने आपको कराया था तो मैंने कहा था कि अगर जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर आपको इस तरह दिया हो, वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, इस तरह दिया हुआ हूँ, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बच्चों? इसका मैंने क्या बताया, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। तो कैसे निकालते हैं आप? जो आई कैप का गुणांक है, मतलब आई कैप के साथ जो गुना है, जिसे कोफिशिएंट बोलते हैं इंग्लिश में, तो आई कैप का गुणांक को या कोफिशिएंट को का स्क्वायर प्लस जे कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। ठीक है, इस तरह निकालेंगे। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए, यहां पर आई कैप कोफिशिएंट कितना बच्चों? ए एक्स का स्क्वायर प्लस जे एक्स, जे का कैप का कोफिशिएंट कितना? ए वाई का स्क्वायर, ये हो गया। तो इसी तरीके से बच्चों अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा? तो अगर मुझे कोई वेक्टर इस तरह दिया हो, वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और हमसे कहा गया इसका मैग्नीट्यूड बताओ। तो बच्चों अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? वही तरीका, आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे प्लस जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, कोफिशिएंट मतलब गुणांक का स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ पर इसके साथ के कैप और हो जाएगा बस, के कैप का कोफिशिएंट जो होगा, कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हो मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? आपका आई कैप का कोफिशिएंट कितना होगा? ए एक्स, तो ए एक्स का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट कितना बच्चों आपका? जे का गुणांक कितना? ए वाई का स्क्वायर प्लस, और के कैप के आगे कितना? ए जेड, तो ए जेड का स्क्वायर। तो इस तरीके से निकालेंगे। अब हमारे लिए क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, हमें मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, हमसे कहा गया इसका मैग्नीट्यूड बताओ। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों? तो इसमें क्या है? आई कैप कोफिशिएंट कितना? 2 का स्क्वायर प्लस जे कैप कोफिशिएंट कितना? 3 का स्क्वायर प्लस के कैप कोफिशिएंट कितना? 2 का स्क्वायर। तो कितना आ गया मॉड ऑफ वेक्टर ए? ये आ गया बच्चों आपका अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, तो अंडर रूट 17। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर? तो आप कोफिशिएंट, अब मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन इस तरफ दिया हो, वेक्टर ए इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, आपसे कहा गया इसका मैग्नीट्यूड बताओ। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बच्चों? आई कैप कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे? 3 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट कितना? -4 का स्क्वायर प्लस के कैप कितना आपका? 5 प्लस 5 का स्क्वायर। तो कितना आ गया बच्चों आपका? 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, -4 का स्क्वायर कितना? प्लस 16, ये कितना हो गया? 25। तो कितना हो गया? 25 और 25 50, अंडर रूट 50, इस तरीके से निकाल लोगे आप। अब देखो एक चीज़ और बच्चों, आपको अगर मैं यूनिट वेक्टर की वैल्यू बताता हूँ, यूनिट वेक्टर देखो, यूनिट वेक्टर क्या? एकांक सदिश जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो एकांक सदिश का मैंने क्या फॉर्मूला बताया आपको? पहले बताया हुआ यूनिट वेक्टर के बारे में। अगर मैं किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण से, अगर मैं किसी वेक्टर को उसके परिमाण से भाग दे देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब देखो आपको मैग्नीट्यूड निकालना आ गया, वेक्टर आपको दिया हुआ होगा, क्या आप ए कैप नहीं निकाल सकते? आप निकाल सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, आपसे कहा गया फाइंड ए कैप, मतलब ए कैप मतलब इसका यूनिट वेक्टर निकालो, इसका एकांक सदिश बताओ। तो बच्चों कैसे निकालेंगे? तो आप होता है ए कैप कैसे निकलेगा? इसका ए कैप क्या होता है? वेक्टर ए डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो वेक्टर ए को कैसे कर देंगे? इसके मॉड से डिवाइड कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो आप बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप मुझे इसका आंसर भेजना। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं।
इससे आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और आप इसका आंसर मुझे सेंड करना बच्चों। ओके, थैंक यू, बाय।